महान कवि रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। शक्ति और कूटनीति, इनके बीच का ये जो महीन रिश्ता है ना, ये हमेशा से ही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का, आप कह सकती हैं, केंद्र रहा है। हाँ, आज हम इसी जटिल समीकरण को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। हमारा आज का विषय है गनबोट डिप्लोमेसी, मतलब सैन्य ताकत का इस्तेमाल, खासकर नौसेना का, अपने कूटनीतिक मकसदों को हासिल करने के लिए। हाँ, और इसे हम वेनेजुएला के संदर्भ में देखेंगे, उसका इतिहास और आज की स्थिति दोनों। हाँ, और हमारी ये पूरी चर्चा आधारित है द प्रिंट में छपे एक हालिया लेख पर। ये यूपीएससी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए, खास तौर पर इंटरनेशनल रिलेशंस और करंट अफेयर्स के लिहाज से काफी काम की हो सकती है। बिल्कुल महत्वपूर्ण विषय है। तो आज हमारा मकसद है इस लेख के जरिए वेनेजुएला और अमेरिका के बीच जो आजकल तनाव दिखता है, उसके पीछे के जो ऐतिहासिक धागे हैं, जो अंदरूनी जटिलताएं हैं, उनको परत दर परत खोलना। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं 20वीं सदी की एक घटना से, जिसने इस शब्द गनबोट डिप्लोमेसी को एक तरह से काफी हद तक परिभाषित किया। 1902 की वेनेजुएला नाकाबंदी। क्या हुआ था उस वक्त? देखिए, उस समय जर्मनी और ब्रिटेन के जो जंगी जहाज थे, जी। उन्होंने वेनेजुएला के एक बंदरगाह है पोर्टो केबेलो, उसे घेर लिया था। अच्छा। स्रोत बताता है कि एक तरफ थे एसएमएस विनेटा जैसे शक्तिशाली जर्मन जहाज, और भी थे जैसे फाल्के, गजेल, पैंथर, और दूसरी तरफ थी वेनेजुएला की नौसेना, जिसके बारे में इतिहासकार नैन्सी मिशेल लिखती हैं कि वो कुछ पुराने जहाज थे जिनके नाविक मछुआरों से ज्यादा कुछ नहीं थे। अरे बाप रे, तो नतीजा तो साफ रहा होगा। हाँ बिल्कुल, वेनेजुएला की नौसेना को बहुत जल्दी ही घुटने टेकने पड़े। लेकिन ये घेराबंदी हुई क्यों थी? वजह क्या थी? वजह थी कर्ज। अच्छा। वेनेजुएला के जो उस वक्त के राष्ट्रपति थे सिप्रियानो कास्ट्रो, उन पर देश में बसे जर्मन व्यापारियों का भारी कर्ज था और वो चुका नहीं पा रहे थे। ऐसा नहीं कि कास्ट्रो सिद्धांत के तौर पर कर्ज चुकाने के खिलाफ थे, पर स्रोत कहता है कि एक तो उनके पास पैसा नहीं था, और दूसरा वो अपनी जमीन देकर अपनी लोकप्रियता भी कम नहीं करना चाहते थे। तो ये तो बिल्कुल क्लासिक मामला लगता है गनबोट डिप्लोमेसी का, मतलब कर्ज वसूली के लिए नौसेना भेज दी। एकदम सैन्य ताकत का खुला प्रदर्शन। तो ये सिर्फ कर्ज वसूली तक ही सीमित था, या ये उस दौर की मतलब एक आम रणनीति थी? नहीं, ये कोई अकेली घटना नहीं थी। 19वीं सदी में तो ये बहुत आम था। जो बड़ी शाही ताकतें थीं वो अक्सर कमजोर देशों पर अपनी शर्तें मनवाने के लिए नौसैनिक दबाव का इस्तेमाल करती ही थी। ये एक तरह से स्वीकृत कूटनीति का औजार बन गया था। अच्छा, और भी उदाहरण है क्या स्रोत में? हाँ, कई दिलचस्प उदाहरण हैं। जैसे 1838-39 का पेस्ट्री वॉर। पेस्ट्री वॉर? हाँ, यकीन करना मुश्किल है, लेकिन फ्रांस ने मेक्सिको के बंदरगाहों की नाकाबंदी कर ली थी, सिर्फ इसलिए कि मेक्सिको सिटी में एक फ्रांसीसी पेस्ट्री शेफ की दुकान में लूटपाट हुई थी और सरकार हर्जाना नहीं दे रही थी। कमाल है ना? फिर अमेरिका का उदाहरण देखिए। 1853-54 में कोमोडोर मैथ्यू पेरी का जापान अभियान। मकसद था जापान को विदेशी व्यापार के लिए खोलना। हालांकि इतिहासकार मार्था चैकलिन याद दिलाती हैं कि डच तो पहले से ही जापान से व्यापार कर रहे थे, तो ये पूरी कहानी नहीं है। और भी कुछ? हाँ, अमेरिका ने एल्जियर्स के समुद्री डाकुओं पर बमबारी की, 1903 में पनामा को कोलंबिया से अलग होने में मदद की, और फिर काफी बाद में 1989 में पनामा के शासक मैनुएल नोरिएगा को हटाया, जिसके पीछे कोकीन तस्करी की चिंताएं बताई गई। मतलब ये सब नौसैनिक शक्ति के इस्तेमाल के ही उदाहरण हैं। बिल्कुल, इसीलिए शायद हेनरी किसिंजर ने कहा था कि विमान वाहक पोत जो होते हैं वो 100,000 टन कूटनीति हैं। वाह, 1,00,000 टन कूटनीति! ये दिखाता है कि कैसे सैन्य ताकत को एक कूटनीतिक संदेश माना जाता रहा है। हाँ बिल्कुल। ये तो वाकई दिलचस्प है कि कैसे एक पेस्ट्री शेफ का मामला भी अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिक कार्रवाई का कारण बन सकता था। और ये बात आज के संदर्भ में और भी मतलब रेलेवेंट हो जाती है, क्योंकि स्रोत हाल की एक घटना का जिक्र करता है जब पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के तट पर एक नौसैनिक बेड़ा भेजा था। हाँ, भेजा था। घोषित तौर पर मिशन बताया गया ड्रग्स तस्करी रोकना। लेकिन क्या असली संदेश कुछ और था? स्रोत यही सवाल उठाता है, क्या ये वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन का दबाव बनाने की कोशिश थी, या फिर वेनेजुएला के जो तेल क्षेत्र हैं उनमें चीन का निवेश बढ़ रहा है, उसको काउंटर करने का प्रयास था? या फिर पश्चिमी गोलार्ध में अमेरिकी दबदबे को फिर से जताने की एक कवायद? ये सवाल महत्वपूर्ण है। ये दिखाते हैं कि गनबोट डिप्लोमेसी आज भी शायद अलग रूपों में जिंदा हो सकती है, भले ही उसके घोषित लक्ष्य कुछ और हों।
इस भारी दबाव के साथ साथ ये समझना भी जरूरी है कि 1902 में कास्ट्रो के लिए कर्ज चुकाना इतना मुश्किल क्यों था। मतलब वेनेजुएला के अंदर क्या चल रहा था उस समय? हाँ, ये भी महत्वपूर्ण पहलू है। स्रोत वेनेजुएला की गहरी राजनीतिक अस्थिरता की ओर इशारा करता है। इतिहासकार कार्लोस लिजार्डे के अनुसार जब से वो स्पेनिश उपनिवेश बना था, तभी से वहां एक केंद्रीय सत्ता स्थापित करने का संघर्ष चल रहा था। अच्छा। जातीय और नस्लीय संघर्ष थे, गुलामी के खिलाफ विद्रोह हुए। इन सब ने मिलकर एक ऐसी राजनीतिक संस्कृति बना दी थी जो लगातार उथल-पुथल भरी रही। इतिहासकार मरियम हुड तो यहां तक लिखती हैं, वेनेजुएला शायद ही कोई देश था, यह एक महान क्रांतिकारी भीड़ थी। बाप रे, क्रांतिकारी भीड़। हाँ, वहां कोई स्थिर सेना या प्रशासन था ही नहीं। स्रोत बताता है कि 1830 से 1959 के बीच 11 बड़ी सशस्त्र क्रांतियां हुईं। 11? जी, 11। लगातार युद्ध ने देश को बुरी तरह थका दिया था। तो ऐसी स्थिति में आप सोचिए, किसी भी शासक के लिए देश को स्थिर रखना और बाहरी कर्ज चुकाना कितना मुश्किल रहा होगा। जाहिर है, बहुत मुश्किल। और इसी अस्थिर माहौल में अमेरिका की भूमिका, उसका वो मनरो सिद्धांत, उसका क्या महत्व था? हाँ, मनरो सिद्धांत यह 1823 में आया था। इसका घोषित उद्देश्य था यूरोपीय शक्तियों को रोकना कि वो अमेरिका महाद्वीप थे जो नए नए आजाद हुए देश हैं, उनमें दखल अंदाजी न करें, उन पर कब्जा न करें। मोटे तौर पर कहें तो ये अमेरिका का अपने बैकयार्ड को यूरोपीय प्रभाव से मुक्त रखने का एक ऐलान था। लेकिन इसमें एक विरोधाभास भी दिखता है ना। एक तरफ अमेरिका यूरोप को रोक रहा था, दूसरी तरफ जैसा आपने बताया खुद ही कभी-कभी नौसैनिक दबाव का इस्तेमाल कर रहा था। बिल्कुल, यही तो विरोधाभास है। अमेरिका यूरोपीय उपनिवेशवाद का विरोधी तो था, लेकिन अपनी गनबोट डिप्लोमेसी से पीछे नहीं हटता था। अच्छा। हालांकि ये भी सच है कि शुरुआती दौर में अमेरिकी नौसेना ब्रिटेन या जर्मनी जितनी ताकतवर नहीं थी, पर उसे एक फायदा था। क्या? उसे अपनी ताकत यूरोप की तरह दुनिया भर में फैलानी नहीं थी। उसे अपनी ताकत अपने पड़ोस पर केंद्रित रखनी थी। ओके। और 1902 के संकट में भी यही हुआ। इतिहासकार एडमंड मॉरिस बताते हैं कि वॉशिंगटन में जो जर्मन राजदूत थे, उन्होंने अपने राजा को चेतावनी दी थी कि अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट वेनेजुएला को लेकर युद्ध के लिए तैयार थे। अच्छा। हाँ, और इसी दबाव के चलते जर्मनी और ब्रिटेन पीछे हटे। तो ये दिखाता है कि अमेरिका का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ रहा था। तो ये थी राजनीतिक अस्थिरता और बाहरी दबाव की कहानी। लेकिन फिर वेनेजुएला की किस्मत बदली जब वहां तेल मिला। इसका क्या असर हुआ? हाँ, तेल ने सब कुछ बदल दिया। 1920 के दशक में तेल की खोज हुई और इसने वेनेजुएला का मुस्तकबिल ही बदल दिया। मानव विज्ञानी फर्नांडो कोरोनेल के हवाले से स्रोत कहता है कि तेल ने न सिर्फ देश को बेतहाशा दौलत दी, बल्कि उसे एक नई आधुनिक राष्ट्रीय पहचान भी दी। लेकिन इसके साथ एक और चीज आई, लंबा सैन्य शासन। सैन्य शासन? हाँ, 1999 से 1958 तक सिर्फ 3 साल का एक छोटा सा दौर छोड़ दें तो देश पर सेना के जनरलों का ही राज रहा। और ये जो तेल निकालने का काम था, ये किसके हाथ में था? शुरुआत में तो ये काम मुख्य रूप से विदेशी कंपनियों के पास था, जैसे ब्रिटिश डच शेल, अमेरिकी गल्फ और स्टैंडर्ड ऑयल। अच्छा। द्वितीय विश्व युद्ध में वेनेजुएला ने मित्र राष्ट्रों को तेल सप्लाई करके अहम भूमिका निभाई। उसके बाद उसे मुनाफे में 50% हिस्सेदारी मिली और फिर 60 और 70 के दशक में तो वेनेजुएला दुनिया के 20 सबसे अमीर देशों में गिना जाने लगा था। वाह। हाँ, लोगों के जीवन स्तर में काफी सुधार हुआ, सामाजिक पूंजी बढ़ी। फिर 1976 में तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण हुआ। सरकारी कंपनी बनी PDVSA, पेट्रोलियोस डी वेनेजुएला। ये तो एक बड़ा कदम था। हाँ, ये एक बहुत बड़ा कदम था। लेकिन इसके बाद समस्याएं भी शुरू हुई। कैसी समस्याएं? सरकार ने तेल से जो कमाई हुई उसे बिना सोचे समझे आयात प्रतिस्थापन यानी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन वाली योजनाओं में लगाना शुरू कर दिया। फिर 1980 के दशक में जब तेल की कीमतें गिरी तो अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई। देश से पैसा बाहर जाने लगा, जिसे कैपिटल फ्लाइट कहते हैं। सस्ते कर्ज मिलने बंद हो गए। सरकार को पूंजी नियंत्रण यानी कैपिटल कंट्रोल्स लागू करने पड़े। और फिर जब 1989 में सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के कहने पर मितव्ययता उपायों को लागू करने की कोशिश की, मतलब सरकारी खर्चों में भारी कटौती और आर्थिक सुधार जैसे कड़े कदम, तो सड़कों पर हिंसक प्रदर्शन भड़क उठे, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। वो देश के लिए एक बहुत ही मुश्किल दौर था। और इसी उथल-पुथल भरे माहौल से ह्यूगो चावेज का उदय हुआ। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। 1992 में लेफ्टिनेंट कर्नल ह्यूगो चावेज ने कुछ वामपंथी सैन्य अधिकारियों के साथ मिलकर तख्ता पलट की एक नाकाम कोशिश की। अच्छा, हाँ, सुना। उन्हें जेल हुई, फिर माफी मिली और वे क्यूबा चले गए।
लेकिन 1993 के चुनावों में वो वापस लौटे और गरीबी मिटाने और सरकारी सेवाओं को बेहतर बनाने के वादे के साथ मैदान में उतरे। सालों की आर्थिक तंगी झेल रही जनता को उनके वादे बहुत लुभावने लगे। लेकिन क्या सब लोग उन पे यकीन कर रहे थे? स्रोत में गैब्रियल गार्सिया मार्केस का एक जिक्र है। वो क्या था? हाँ, वो बड़ा दिलचस्प वाकया है। नोबेल पुरस्कार विजेता लेखक गैब्रियल गार्सिया मार्केस शावेज के साथ क्यूबा से वापसी की उड़ान पर थे। ओके। उन्होंने बाद में लिखा कि उन्हें ऐसा लगा जैसे वो एक ही समय में दो अलग-अलग लोगों के साथ यात्रा कर रहे थे। एक जिसे किस्मत ने अपने देश को बचाने का मौका दिया था। ओके। और दूसरा एक भ्रम फैलाने वाला। बाप रे, दो अलग-अलग लोग। हाँ, ये शावेज के व्यक्तित्व की जटिलता को दिखाता है और उनके शासन को लेकर जो शुरू से शक था उसे भी दर्शाता है। तो शावेज के दौर में हुआ क्या फिर? क्या उन्होंने अपने वादे पूरे किए? देखिए, शुरुआत में जैसा अर्थशास्त्री नौफल यूदियाना बताते हैं, आर्थिक स्थिरता कुछ हद तक आई। शावेज सरकार ने सामाजिक योजनाओं पर खासकर गरीबों के लिए जमकर पैसा खर्च किया। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये था कि सरकारी तेल कंपनी PDVSA को इन सामाजिक मिशनों में पैसा लगाने पर मजबूर किया गया। तो फिर इंडस्ट्री के आधुनिकीकरण का क्या हुआ? पैसा कहाँ से आता? वही तो, पैसा बचा ही नहीं। कंपनी के पास अपने तेल उद्योग को मॉडर्नाइज करने के लिए जरूरी रीइन्वेस्टमेंट करने लायक पूंजी ही कम पड़ गई। ओह! इसके अलावा शावेज ने बड़े पैमाने पर निजी उद्यमों का राष्ट्रीयकरण किया और अक्सर ये फैसले बड़े मनमाने ढंग से लिए जाते थे। मनमाने ढंग से? कोई उदाहरण? हाँ, पत्रकार रोरी कैरोल एक किस्सा बताते हैं कि कैसे शावेज ने एक पूरे आभूषण बाजार का राष्ट्रीयकरण सिर्फ इसलिए कर दिया क्योंकि उन्हें लगा कि वहां कभी दक्षिण अमेरिका के महान मुक्तिदाता साइमन बोलिवर रहा करते थे। क्या बात करें, सिर्फ इसलिए? हाँ, अब ऐसे कदमों से क्या हुआ? निवेशकों का भरोसा टूट गया, पैसा देश से बाहर जाने लगा। तो ये सवाल हमेशा रहता है कि क्या सामाजिक कल्याण और आर्थिक समझदारी के बीच बेहतर संतुलन नहीं साधा जा सकता था? सही बात है। शावेज के बाद उनके चुने हुए उत्तराधिकारी निकोलस मादुरो आए। उनके दौर में हालात कैसे बदले? क्या और बिगड़े? स्रोत तो यही बताता है कि मादुरो ने शावेज की जो सत्तावादी प्रवृत्तियां थीं उनको और आगे बढ़ाया और अर्थव्यवस्था तो पूरी तरह चरमरा गई। इतना ही नहीं, मादुरो सरकार के कई बड़े लोगों पर पड़ोसी देश कोलंबिया से अमेरिका में कोकीन तस्करी में मदद करने के गंभीर आरोप भी लगे हैं, जैसा कि आधिकारिक दस्तावेजों में कहा गया है। ये तो बहुत गंभीर आरोप हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन स्रोत ये भी कहता है कि ये समस्या सिर्फ वेनेजुएला तक ही सीमित नहीं है। स्रोत इस मामले में थोड़ी बारीकी बरतता है। वो कहता है कि देखिए, ड्रग्स और राजनीति का गठजोड़ कोई अनोखी बात नहीं है। मेक्सिको का उदाहरण दिया है जहां सत्ताधारी पार्टी और ड्रग कार्टेल के बीच वित्तीय संबंधों के सबूत मिले हैं। अच्छा। और ये भी एक तथ्य है कि ज्यादातर कोलंबियाई कोकीन वेनेजुएला के रास्ते नहीं बल्कि मेक्सिको के रास्ते अमेरिका पहुंचती है। तो सिर्फ वेनेजुएला को ही इसका पूरा दोषी ठहराना शायद पूरी तस्वीर ना दिखाता हो। ये भी एक पहलू है। तो अब हम वापस उसी हालिया अमेरिकी नौसैनिक तैनाती पर आते हैं। स्रोत इस तरह के सैन्य हस्तक्षेप की कामयाबी पर शक क्यों जताता है? स्रोत का तर्क सीधा है। मान लीजिए 4,500 अमेरिकी सैनिक मादुरो सरकार को हटा भी देते हैं। हाँ। तो क्या वो इतने बड़े देश में जो ड्रग कार्टेल और हथियारबंद गुटों से भरा पड़ा है शांति कायम रख पाएंगे, पुलिसिंग कर पाएंगे? शायद नहीं। ये संख्या इसके लिए बहुत कम है। सही है। दूसरी बात, क्या मादुरो को हटाने से अमेरिका में अवैध आप्रवासन या ड्रग्स की जो समस्या है वो खत्म हो जाएगी? स्रोत ऐसा नहीं मानता। और एक और अहम बात, पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के जो टैरिफ युद्ध थे, उन्होंने पहले ही दक्षिण अमेरिका के कई देशों को चीन के और करीब धकेल दिया है। हाँ, ये तो हुआ है। तो ऐसे में एक और सैन्य हस्तक्षेप क्या अमेरिका के प्रभाव को और कम नहीं कर देगा? ये कुछ गंभीर सवाल हैं जो स्रोत उठाता है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? अगर हम द प्रिंट के इस लेख के मुख्य बिंदुओं को समेटें तो क्या कहेंगे? देखिए, सार ये है कि गनबोट डिप्लोमेसी का इतिहास बहुत पुराना है और ये आज भी किसी न किसी रूप में मौजूद है। लेकिन वेनेजुएला का मामला ये दिखाता है कि किसी देश की जो अंदरूनी समस्याएं होती हैं, जैसे राजनीतिक अस्थिरता, तेल पर हद से ज्यादा निर्भरता, वो बाहरी दबावों के साथ मिलकर कितनी जटिल स्थिति पैदा कर सकती हैं। हाँ। विदेशी हस्तक्षेप और स्थानीय प्रतिरोध का एक चक्र सा चलता रहता है। और सबसे अहम बात जो स्रोत बार बार रेखांकित करता है वो ये है कि सैन्य ताकत का इस्तेमाल अक्सर दिखने में जितना प्रभावशाली होता है, नतीजे देने में उतना कामयाब नहीं होता। मतलब चाहे 1902 की नाकाबंदी हो या आज की तैनाती,
असरदार दिखना और असल में असरदार होना, इसमें फर्क है। बिल्कुल, स्रोत का इशारा इसी तरफ है। चाहे वो 19वीं सदी का पेस्ट्री वॉर हो या 1902 की जर्मन ब्रिटिश नाकाबंदी या फिर हालिया अमेरिकी तैनाती, ये कार्रवाइयां शायद घरेलू राजनीति या भू राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को संदेश देने में ज्यादा कामयाब होती हैं। अच्छा। बजाय इसके कि उस देश की समस्या का कोई स्थायी हल निकाल सकें जिस पर यह दबाव डाला जा रहा है। इसीलिए स्रोत अंत में एक वैकल्पिक सोच रखता है कि दक्षिण अमेरिका जैसे क्षेत्रों पर सिर्फ दबाव बनाने या दुरुपयोग करने के बजाय उन्हें अपनाने की रणनीति शायद ज्यादा टिकाऊ हो सकती है। और ये याद रखना जरूरी है कि ये सारा विश्लेषण सिर्फ हमें मिले द प्रिंट के लेख पर आधारित है। तो श्रोताओं के लिए एक विचार उत्तेजक सवाल छोड़ जाते हैं जो इसी लेख से उभरता है। वेनेजुएला जैसे देशों के इतिहास, उनकी अंदरूनी जटिलताओं, प्राकृतिक संसाधनों के वरदान और अभिशाप और बाहरी ताकतों के दखल को देखते हुए क्या संकट और हस्तक्षेप के इस कभी न खत्म होने वाले चक्र से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? क्या स्थिरता और आपसी सम्मान पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए कोई वैकल्पिक मॉडल हो सकता है? इस गहन विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आज हमने द प्रिंट में प्रकाशित लेख के आधार पर वेनेजुएला के संदर्भ में गनबोट डिप्लोमेसी के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। जी, हमें उम्मीद है कि ये चर्चा यूपीएससी की तैयारी करने वालों और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में रुचि रखने वाले सभी श्रोताओं के लिए ज्ञानवर्धक रही होगी। उम्मीद तो यही है। अगर आपको ये बातचीत पसंद आई तो कृपया लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप किसी खास पहलू पर और जानकारी चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। हाँ, अपने विचार जरूर बताएं। हमारा मकसद हमेशा ऐसे ही जटिल विषयों को आप तक सरल और रोचक अंदाज में पहुंचाना है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।